आयजा की याददाश्त खो चुकी थी और उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसका यहाँ अपना कोई भी नहीं था। वो यहाँ बहुत डरी और सहमी सहमी रहती थी। वो सबसे पूछती कि मैं कहाँ हूँ और मैं कौन हूँ। फिर अचानक से एक मर्द उसके सामने आया और उसने कहा कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ। उसे देखकर वो हैरान रह गई कि उसकी तो अभी शादी। इरफान को देखकर आयजा बहुत खुश हुई। इरफान तेज तेज चलता हुआ उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया और गुस्से से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो इर्द गिर्द देखे बगैर उसकी आंखों में दिखकर सवाल कर रहा था। वो बच्ची के पीछे चलती यहाँ आ गई थी शादी में। आयजा को अच्छा नहीं लग रहा था कि इरफान सबके सामने उससे इतने तेज लहजे में बात कर रहा है। क्या सोच रहे होंगे चर्च में मौजूद सब लोग? कौन सी बच्ची, कौन सी शादी? खुदा के वास्ते आयजा, होश में आओ। तुम अस्पताल में हो और लिफ्ट के सामने खड़ी हो। इरफान ने आयजा को बाकायदा झंझोड़ते हुए कहा। इरफान के इस तरह जोर से पकड़कर झंझोड़ने से जैसे सारा मंजर ही फिजा में तहलील हो गया और वो अपने इर्द गिर्द देखकर हैरान थी। वो वाकई उसी फ्लोर पर चलते चलते किसी और डिपार्टमेंट की तरफ निकल आई थी और अब किसी लिफ्ट की तरफ बैठ करके खड़ी थी। यानी जिस वक्त इरफान आया वो लिफ्ट के सामने खड़ी हो गई। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतना हकीकत से करीब तरीन सब कुछ था। उसने सब कुछ महसूस किया था। वो अंग्रेज कपल की बातें, वो बिल्डिंग्स, वो बच्ची की मुस्कुराहट और वो शादी का मंजर, सब कुछ ऐसा ही था कि उस पर हकीकत का गुमान हो। फिर ये कैसे मुमकिन था कि वो जागती आंखों से ख्वाब देख रही थी? इरफान एक हाथ कमर पर रखकर एक हाथ से सर पकड़े गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। कितना परेशान हो गया था मैं, तुम्हें अंदाजा है? आयजा को देखते हुए सवाल किया। आयजा के पास कोई जवाब नहीं था। वो खामोशी से अपने शोहर को देख रही थी और सोच रही थी कि कैसे समझाऊं उनको। डॉक्टर इरफान, मैं आप दोनों को रूम में ढूंढ रही थी, आप यहाँ हैं? डॉक्टर नाजिश कहती हुई सामने से आ रही थी। क्या बात है, यहाँ क्यों खड़े हैं आप लोग? नाजिश ने जांचती नजरों से दोनों को बारी बारी देखकर सवाल किया। कुछ नहीं, बस आयजा को थोड़ी मॉर्निंग वॉक करवा रहा था, रूम में ही चलते हैं। इरफान ने बात को टालते हुए कहा और आयजा के रूम की तरफ जाने वाले रास्ते पर चलने लगा तो नाजिश और आयजा भी पीछे पीछे चल पड़ी। आयजा को नाश्ता करवाने के बाद उसे दवाइयों के साथ नींद की गोली भी खिला दी ताकि वो सोती रहे और इधर उधर ना निकल पड़े। फिर नाजिश को उसने रिक्वेस्ट की कि वो इरफान के साथ लंच टाइम में करीबी मॉल तक चले ताकि आयजा के लिए कुछ कपड़े ले लिए जाएं। नाजिश को इरफान का हर वक्त आयजा के लिए फिक्रमंद होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जब वो कोमा में थी तब भी इरफान रोज उसके पास आता था, उससे बातें भी करता था, मगर तब बात अलग थी। और अब एक तो वो होश में आ चुकी है, दूसरा ये कि इरफान ने खुद को उसका शोहर जाहिर किया था। ये सब हजम करना नाजिश के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। मॉल जाने के लिए वो बस इसलिए राजी हो गई कि इस बहाने डॉक्टर इरफान के साथ ज्यादा वक्त गुजारने को मिलेगा। मॉल में शॉपिंग के दौरान अचानक मशल इरफान से मिली। वो अपनी दोस्त के साथ शॉपिंग पर आई थी। उसकी दोस्त को शॉपिंग करनी थी, मगर मशल को भी एक सूट पसंद आया तो उसने भी खरीद लिया था। जब उसने इरफान को किसी लड़की के साथ देखा, इरफान को देखकर वह उन लोगों की तरफ आ गई और इरफान को जुमाइनी लहजे में कहने लगी, ओहो डॉक्टर साहब यहाँ मिलेंगे, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। वैसे तारुफ नहीं कराएंगे क्या? इरफान झिप गया क्योंकि वो समझ गया था कि वो नाजिश के साथ गर्ल्स के 2 सूट हाथ में पकड़े हुए खड़ा था। तो मशल जरूर नाजिश को उसकी गर्लफ्रेंड समझ रही थी और ये समझ रही थी कि वो नाजिश को शॉपिंग कराने लाया है। ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड और कुलीग है नाजिश, और नाजिश ये मेरी शरारती सी कजन है मशल। इरफान ने दोनों का तारुफ करवाया। फिर जैसे ही मशल की फ्रेंड ने उसे बुलाया, इरफान भी जल्दी से पेमेंट करके बाहर निकल गया। फिर जब लंच करने के लिए एक रेस्टोरेंट में बैठे थे तो नाजिश ने वो सवाल कर ही दिया जो उसे बेचैन कर रहा था। फिर क्या सोचा है तुमने इरफान? क्या आयजा को अब सब कुछ सच बता दोगे? ये सब इतना आसान नहीं है नाजिश। अगर मैंने अभी उसे बताया कि जिस शख्स की वजह से वो इस हाल को पहुंच गई वो तो उसे छोड़ चुका है, तो सोचो जरा उस पर क्या बीतेगी। वो वापस कोमा में भी जा सकती है। मैं उसे थोड़ा वक्त देना चाहता हूँ ताकि वो संभल जाए। अब हॉस्पिटल से उसे डिस्चार्ज किया जाएगा तो फिर उसे कहाँ रखोगे? तुम्हारे घर वाले तो कभी राजी नहीं होंगे उसे रखने पर। जैसा कि तुमने बताया हुआ है कि तुम्हारी बीजान को
क्रिश्चियन लड़कियों से सख्त चिढ़ है। घर के नौकर तक भी वो मुसलमान ही देख कर रखती है। ऐसे में तुम उसे अपने घर तो नहीं ले जा सकते, फिर किसी हॉस्टल वगैरह में रखोगे क्या? नाजिश ने सवाल पूछते उसे ये बावर कराने की कोशिश की कि उसके घर में आयजा के लिए कोई जगह नहीं, इसलिए आयजा के लिए वो अगर किसी किस्म के जज्बात महसूस कर भी रहा है तो इस सब को यहीं रोक दे। हाँ, मेरे घर तो नहीं जा सकती, ना ही मैं ले जा रहा हूँ उसे, हॉस्टल में भी नहीं रख सकता, उसकी मेंटल कंडीशन अभी ठीक नहीं है, वो चीजों को तसव्वुर कर रही है, ऐसे में उसे अकेला छोड़ना भी रिस्की होगा। फिर क्या करोगे इरफान? नाजिश तो जैसे सब कुछ जान लेना चाहती थी। कुछ तो करना ही पड़ेगा। वैसे मेरे फ्रेंड्स हैं, मतलब मियाँ बीवी दोनों ही फ्रेंड्स हैं पुराने। हम 5 लोगों का ग्रुप था, ओ लेवल हमने साथ किया था। इनमें से 2 ने आपस में शादी कर ली थी। फरहाद तो वकील है और फारिया गायनाकोलॉजिस्ट है, मगर अब उसने प्रैक्टिस छोड़ दी है ताकि अपने बच्चों को और घर को ज्यादा वक्त दे सके। इस बात पर मैंने फारिया के हक में फरहाद को बहुत सुनाया था कि ये गलत है, इतनी मेहनत से पढ़ लिख कर इंसान डॉक्टर बनता है, ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए, मगर कुदरत के हर फैसले के पीछे मसलिहत होती है। अगर फारिया हाउस वाइफ ना बन गई होती तो मैं वहाँ लीजा को छोड़ने का नहीं सोचता, मगर अब वो घर पर ही होती है तो उन दोनों से बात करके देखता हूँ, वहाँ आयजा महफूज भी रहेगी। नाजिश अब खामोशी से खाने में मसरूफ हो गई थी। मशल बेटा इधर आओ। मशल अभी अपने दोस्त के घर से वापस आई थी। रुमाना की आवाज पर चौंकी, फिर इशारे से उनको ही अपने पास बुलाते हुए बोली, मम्मा देखें मैंने कितना अच्छा ड्रेस लिया है ना। रुमाना चलती हुई उसके पास आकर सोफे पर बैठी, फिर आस पास नजर दौड़ाई। अभी कोई मुलाजिम कमरे में मौजूद नहीं था तो मुस्कुराकर मशल से ड्रेस अपने हाथ में लिया और सताइशी नजरों से देखते हुए बोली, बहुत जबरदस्त है। अचानक मशल को याद आया तो वो अपनी मम्मा से कहने लगी, मम्मा आज मैंने शॉपिंग में किसे देखा? किसे? रुमाना ने तजस्सुस भरे लहजे में पूछा। इरफान को, वो भी किसी लड़की के साथ, मशल ने आगे झुकते बताया। रुमाना ने हैरत से मशल को देखते हुए पूछा, क्या वाकई? किसके साथ था इरफान? पता नहीं, मशल ने कंधे उचकाते कहा, फिर मजीद बोली, कह तो ये रहा था कि उसकी फ्रेंड और कुलीग है, मगर वो उसे शॉपिंग करवा रहा था अपने खर्चे पर। हाथ में 2 लेडीज सूट पकड़े भी रहा था जैसे उसकी बीवी या गर्लफ्रेंड हो। रुमाना ने पुरसोच अंदाज में एक गहरा सांस लिया, फिर दोबारा मशल को अपनी तरफ मतवज्जा करते बोली, मिशी छोड़ो इस बात को, अभी मैं तुमसे बहुत अहम बात करना चाहती हूँ, काशी के बारे में। मशल ने हैरानी से रुमाना की तरफ देखा। जी करिए, क्या बात करनी है आपको काशान के बारे में? बेटा तुम्हारी बीच जान चाहती हैं कि तुम्हारे जाने से पहले तुम्हारी और काशान की मंगनी कर दी जाए। रुमाना ने बीजान पर रखकर सारी बात की ताकि इनकार की गुंजाइश ना रहे। वो ऐसे ही हर एक को अपने मकसद में इस्तेमाल करने में महारत रखती थी। कब किसका नाम लेना है और इसका क्या फायदा होगा उनको अच्छी तरह अंदाजा था। बीजान? ये बीजान का पता नहीं, मगर आप ये जरूर चाहती हैं इसका मुझे अंदाजा है। मशल भी उन्हीं की बेटी थी, कैसे ना समझती। हाँ तो ठीक है, हम भी चाहते हैं ऐसा, और इसमें हर्ज ही क्या है। काशान ने इब्राहिम भाई के साथ मिलकर सारा बिजनेस संभाला हुआ है। अब भाई साहब के बाद तो सब काशान ही देखेगा। फिर उसकी पर्सनालिटी तो देखो, जहाँ जिस पार्टी में भी जाता है छा जाता है, कितने लोगों की उस पर नजर होगी। वो तो अच्छा हुआ बीजान ने तुम्हें उसके लिए पसंद किया, तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। रुमाना ने बेटी को कायल करते हुए कहा। मम्मा कम तो आपकी बेटी भी नहीं है, बालों को एक अदा से झटका देते हुए कहा। मेरी बेटी तो लाखों में एक है। अच्छा सुनो, कल जमशेद साहब के घर पार्टी है, तुम कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा काशान की नजरों के सामने रहो। रुमाना ने बेटी को हदायत देते हुए कहा और फिर जाने के लिए उठ गई। जी मम्मा आप फिक्र ना करें, मशल ने हंसते हुए कहा। रात को इरफान आयजा से मिलने आया तो कपड़ों का पूछा जो उसने नर्स के हाथ भिजवा दिए थे। बहुत अच्छे हैं, मगर ये तो नए लग रहे हैं। आप मेरे पुराने कपड़े ही ले आते, घर से घर ही तो जाना है, इतनी तैयारी की क्या जरूरत? उसने शर्माते हुए पूछा। अरे क्यों जरूरत नहीं है, आखिर इतने अरसे तक कोमा की वजह से तुमने शॉपिंग नहीं की तो अब तो खूब शॉपिंग बनती है ना। अभी तो मैं बस 2 सूट लाया था, बाकी तुम्हें लेकर जाऊंगा, तुम अपनी मर्जी से खरीदना। इरफान ने मुस्कुराकर बड़ी होशियारी से बात को संभाला, मगर उसे ये समझ आ गई कि आयजा इतनी मासूम भी नहीं है जितना वो उसे समझ रहा था, बल्कि वो चीजों पर गौर व फिक्र करने लगी है। अच्छा सुनो, अब मुझे घर जाना है, देखो कल से इन्हीं कपड़ों में हॉस्पिटल में घूम रहा हूँ। यार तुम्हारे शोहर की भी कुछ पर्सनैलिटी है, कुछ तो ख्याल करो, सब क्या सोचेंगे।
इरफान ने अपनी शर्ट पकड़े मासूमियत से कहा तो आयशा को हंसी आ गई। हंसते हुए उसकी हरी कांच जैसी आंखें और भी चमक रही थी। इरफान उसे देखे गया। जाएं जाएं, मैंने कब रोका है, मुझे भी अंदाजा है कल से आपको सही से रेस्ट भी नहीं मिला, मगर एक बात पूछनी थी आपसे, अगर बुरा ना माने तो। हाँ पूछो। इरफान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा कि अब वो क्या पूछने वाली है। क्या हम कभी न्यूयॉर्क गए हैं? इसके सवाल पर इरफान की आंखों के पर्दे पर एक सीन उभरा। इरफान अपने दोस्तों के साथ बैठा था। उसका दोस्त कह रहा था ये न्यूयॉर्क की बेहतरीन कॉफी शॉप है। वेटरस कॉफी सर्व कर रही थी कि इरफान की शर्ट पर कॉफी गिर गई। वो एकदम खड़ा हुआ तो वेटरस सॉरी कहने लगी। इरफान के दोस्त भी वेटरस पर गुस्सा करने लगे तो इरफान ने हाथ के इशारे से उन सबको रोक दिया। वो ग्रीन आंखों वाली वेटरस को देख रहा था जिसकी आंखों में नमी उतर आई थी। इरफान कहाँ खो गए? आयजा की आवाज पर वो चौंक कर उसे देखने लगा। अब वो वेटरस के लिबास की जगह अस्पताल के मरीजों वाले मखसूस लिबास में थी और सवालिया निगाहों से उसे देख रही थी। तुमने ये क्यों पूछा? मेरा मतलब है ऐसा ख्याल क्यों आया कि हम न्यूयॉर्क में कभी रहे हों? इरफान को एसी में भी पसीना आने लगा था। उसने पसीना पूंछते पूछा, ऐसे ही। असल में वो सुबह को जब वॉशरूम से निकली थी तो अचानक से ये कमरा तो जैसे गायब ही हो गया था और मुझे लगा था मैं किसी गली में खड़ी हूँ। मैंने बकायदा लोगों को आस पास चलते महसूस किया था। लड़का लड़की से अंग्रेजी में कह रहा था कि आओ न्यूयॉर्क की शहजादी मैं तुम्हारा पोर्ट्रेट बनवाऊं। तो लड़की ने भी कहा था न्यूयॉर्क के शहजादे पहले मुझे आइसक्रीम खिलाओ। उनकी बातों से मुझे लगा मैं न्यूयॉर्क में हूँ। फिर तुम वहां आ गए थे और तुम्हारे डांटने से सब गायब हो गया था। आयजा तफसील से बताती गई और इरफान ने बगौर उसकी बात को सुना। उसके दिमाग में अचानक से एक ख्याल आया और वो खड़ा हो गया। क्या हुआ इरफान? आयजा ने उसके अचानक खड़े होने पर हैरानी से पूछा। कुछ नहीं, तुम्हारी बातों से मुझे एक ख्याल आया है जो मैं अपने सीनियर डॉक्टर से डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं कल तुमसे आकर मिलता हूँ, फिर इस पर तफसील से बात करेंगे। इरफान उजलत में कहता बाहर निकल गया। फिर वो तेज कदमों से डॉक्टर फरहान आगा के पास पहुंचा और उनसे अंदर आने की इजाजत तलब करके अंदर दाखिल हुआ। फरहान आगा दिखने में काफी खुश शक्ल इंसान थे। उनकी कनपट्टी पर से सफेद बाल झलक रहे थे। वो किसी मरीज की फाइल का मुताला कर रहे थे, मगर इरफान को देखते फाइल बंद करके उसकी तरफ मतवज्जा हो गए। जी डॉक्टर इरफान, कहिए कैसे आना हुआ? सर, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। वो मेरी फ्रेंड थी आयजा जो कोमे में थी, उसके बारे में। वो मरीज तो ठीक हो गई थी ना? फरहान आगा ने जहन पर जोर डालते हुए कहा। जी सर, वो कोमे से बाहर आ गई है, मगर आपको उसकी कंडीशन बतानी है। इरफान ने जवाब दिया। हाँ बताओ, सब ठीक है ना? सर, उसे कल से अजीबोगरीब चीजें नजर आ रही हैं, चलते फिरते लोग वगैरह। शायद ये दवाओं की वजह से हो रहा है कि वो चीजों को तसव्वुर कर रही है। इरफान ने रुक कर ताई चाही। हाँ ऐसा मुमकिन है, बल्कि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है। सर, उसकी याददाश्त खो चुकी है, मगर उसने मुझे बताया कि उसे एक बच्ची दिखती है जिसकी आंखों का रंग हरा है और आयजा की आंखों का रंग भी हरा ही है। फिर दूसरी बात कि उसने बताया कि वो क्रिश्चियन टाइप चीजें देखती है, जैसे चर्च वगैरह, और आयजा भी क्रिश्चियन ही है। तीसरी बात ये कि उसने बताया कि उसे लगा था जैसे वो न्यूयॉर्क में है और आयजा की जिंदगी न्यूयॉर्क में ही गुजरी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी पुरानी यादें ही तो नहीं जो उसे नजर आती हैं, मगर वो अभी समझ नहीं पा रही। क्या ऐसा मुमकिन है सर? इरफान बात मुकम्मल करके डॉक्टर फरहान को देखने लगा। हाँ ऐसा मुमकिन है इरफान। पुरानी बातें ये दबी हुई ख्वाहिशात हमें ख्वाब की शक्ल में नजर आती हैं। ऐसे ही आयजा के साथ ऐसा हो सकता है कि उसने यादाश्त खो दी है, मगर उसके दिमाग में वो सब अब भी मौजूद है। बस वो किताबें समझो खोल नहीं पा रही कि उसे कुछ याद आए। डॉक्टर फरहान खामोश हुए तो इरफान ने उनकी तरफ हाथ बढ़ाते शुक्रिया अदा किया और फिर बाहर चला आया। अब उसे एक साथ की कई फिक्रें लाहक थी। एक तो आयजा को शॉपिंग करवानी, मगर ये डर भी था कि अब कोई देख ना ले, क्योंकि उसकी कजन मशल उसे नाजिश के साथ पहले देख चुकी थी। दूसरी परेशानी इस बात की कि आयजा को अपने दोस्तों के पास छोड़ेगा तो उसे क्या जवाब देगा कि वो उसके साथ क्यों नहीं रहता। तीसरी टेंशन इस बात की थी कि अब उसे किसी भी तरह आयजा के बारे में सब कुछ मालूम करना था, वो सब भी जो वो नहीं जानता था, यानी उसके बचपन के बारे में। इरफान ने फरहाद से बात कर ली। उन लोगों ने आयजा को अपने साथ रखने पर कोई एतराज नहीं था। फारिया को पता चला तो उसने तो कॉल करके इरफान को खूब छेड़ा कि इरफान ने हमारी भाभी पसंद कर ली है और खुलकर नहीं बता रहा।
दोस्तों से भला छुपाने की क्या जरूरत। इरफान ने समझाया कि ऐसा नहीं है, वो बस उसकी मदद कर रहा है। फारिया अपनी बात पर ही जमी हुई थी और इरफान से किसी तरह उगलवाना चाहती थी कि इरफान आयजा से मोहब्बत करता है। शाम के बाद इब्राहिम अहमद खामोशी से आकर काउच पर बैठ गए और बी जान की नमाज खत्म होने का इंतजार करने लगे। बी जान ने सलाम फेर कर उनकी तरफ देखा तो हल्का सा मुस्कुरा दी, मगर फिर से नमाज मुकम्मल करने लगी और जब दुआ मांगकर फारिग हुई तो फिर कुर्सी घुमाकर रुख इब्राहिम अहमद की तरफ कर लिया और पूछने लगी, क्या तुम लोगों के ऑफिस में कोई परेशानी चल रही है? काशान को तो आजकल फुर्सत ही नहीं है कि अपनी बीजान के पास थोड़ा बैठ जाए, और इरफान बेचारा तो कल से ही ड्यूटी पर था तो उसकी तो थकन से हालत ही बुरी हो रही है। नहीं बीजान, ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी दुआओं से सब करम है अल्लाह का। मैं काशान को भेजता हूँ आपके पास। बीजान, अभी मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ कहो, बीजान ने कहा। बीजान, आपने कहा था ना कल कि आपकी ख्वाहिश है कि हम मिशेल को अपनी बहू बना लें। इब्राहिम ने तमहीद बांधकर अब असल बात की तरफ आना शुरू किया। हाँ बिल्कुल, क्या तुम्हें कोई एतराज है? बीजान ने माथे पर बल डालकर पूछा। नहीं बीजान, आपका हुक्म सर आंखों पर। बीजान, मेरे एक क्लाइंट है और उनके साथ दोस्ताना ताल्लुकात भी हैं। वो बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं और शब्बीर खान नाम है उनका। मैं कुछ दिन से सोच रहा था कि अगर ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए तो मुस्तकबिल में हमें बहुत फायदा होगा, और इसीलिए मैं आपसे और शमसा से उनकी बेटी के बारे में बात करने ही वाला था, मगर कल आपने मशल का कहा तो मैं सोच में पड़ गया कि आपसे इस बारे में बात करूं या ना करूं। फिर बहुत सोच विचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि आपको सारा मामला बता देना बेहतर है। मैं आपके फैसले से इख्तलाफ नहीं करता। मशल तो अपनी ही बच्ची है, मगर सोसाइटी में मूव करने के लिए और भी बहुत कुछ सोचना पड़ता है। इरफान बहुत हसास तबीयत का मालिक है। उसे एक तो बिजनेस में दिलचस्पी भी नहीं है, और अगर मैं उसे इस तरफ ले भी आता तो वो शायद कारोबारी सियासत को इस तरह हैंडल ना कर पाता जैसे काशान कर लेता है। मैं काशान को मजबूत बनाना चाहता हूँ कि वो मेरे बाद बिजनेस में अपने फैसले खुद ले सके, उस पर किसी का दबाव ना हो। और ये तो आप भी जानती हैं कि दाऊद को हर मामले में अपनी चलाने का शौक है, तभी उसने मेरे साथ बिजनेस पार्टनर बनने की बजाय कुतुब बे के साथ काम करने को तरजीह दी थी। बीजान, आप समझ रही हैं ना मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूँ? अपनी बात मुकम्मल करके इब्राहिम ने बीजान की तरफ देखा तो उन्होंने इस बात में सर हिलाते कहा, मैं समझ रही हूँ, मगर मुझे इस बारे में थोड़ा सोचने दो, फिर बताती हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो मशल और काशान दोनों ही अजीज हैं। मैं सोच कर बताती हूँ। अगले दिन इरफान ड्यूटी टाइम खत्म होने पर आयजा को लेकर शॉपिंग मॉल गया ताकि वो अपनी पसंद से कुछ कपड़े ले सके। मॉल के बाहर जाने वाले रास्ते पर शीशे का दरवाजा पार करके कुछ सीढ़ियां मौजूद थी। इरफान ने आयजा को कहा कि वो यहीं रुक जाए, इरफान जब तक गाड़ी लेकर आता है, क्योंकि वो थोड़ी दूर पार्क की थी। आयजा की जहनी कैफियत के पेश नजर उसे यहाँ से हिलने से भी मना किया था कि जब तक मैं न आऊं तुम कुछ भी हो, कोई भी बच्ची दिखे, मगर कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस 5 मिनट लगेंगे मुझे। इरफान उसे समझाकर गाड़ी लेने गया और आयजा अपने लिए उसको इतना फिक्रमंद होता देखकर दिल में खुशी महसूस कर रही थी। अभी इरफान को गए 1 मिनट ही हुआ था कि सामने से एक पतला दुबला सा लड़का मॉल में दाखिल हो रहा था। मॉल की सीढ़ियां चढ़ते वो अचानक आयजा को देखकर रुक गया और सर पर हाथ रखकर उसके सामने खड़े होकर कहने लगा, तुम यहाँ हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुम यहाँ कैसे? उसके चेहरे पर हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात थे, जबकि आयजा के चेहरे पर शनासाई की कोई रमक नहीं थी। वो खाली निगाहों से उसे तक रही थी और कुछ हद तक कंफ्यूज थी कि ये भी उसका वहम तो नहीं। लड़के ने फिर से सवाल दोहराया, तुम यहाँ कैसे आई? उसके पूछने का मकसद था कि पाकिस्तान में कैसे आ गई, मगर आयजा को लगा वो उसके मॉल में आने का पूछ रहा है। उसकी यादाश्त खो जाने के बायस वो उस लड़की को पहचान तो नहीं पा रही थी, मगर वो जितनी खुशी और हैरानगी से बार बार पूछ रहा था तो आयजा ने जवाब दिया, मैं इरफान के साथ आई हूँ शॉपिंग करने। लड़की ने सोचने वाले अंदाज में पूछा, इरफान कौन? क्योंकि वो इस नाम के किसी इंसान को नहीं जानता था। इरफान यानी मेरे शौहर, आयजा ने जवाब दिया। क्या तुमने इरफान से शादी कर ली? कितना मना किया था हमने कि वो तुम्हारे लायक ही नहीं है। कितना बुरा सलूक था उसका तुम्हारे साथ, और उसके बाप का दिमाग ठीक हो गया क्या अब? उस वक्त तो बड़ी धमकियां देता था वो तुम्हें इरफान से दूर रखने के लिए। इस बार हैरान होने की बारी आयजा की थी। वो हैरत से उस बंदे का मुंह तक रही थी। उसके पास उसकी बातों का कोई जवाब नहीं था, बल्कि जहन में कई सवालों ने जन्म लेना शुरू कर दिया था।
तभी हॉर्न की आवाज से वो चौंकी और देखा कि इरफान गाड़ी में उसका इंतजार कर रहा था। वो तेजी से सीढ़ियां उतरकर गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी तो पीछे से उस लड़की ने आवाज दी, आयजा अरे रुको तो। मगर आयजा पीछे देखे बिना गाड़ी में जल्दी से बैठ गई। इरफान ने गाड़ी आगे बढ़ाई तो आयजा की तरफ देखा, वो स्मार्ट चेहरा लिए सामने देख रही थी। वो खुशी जो 5 मिनट पहले तक उसके चेहरे का अहाता किए हुए थी, अब उसका नामो निशान तक ना था। इरफान को कुछ गलत होने का एहसास हुआ क्योंकि उसने आयजा से बात करते हुए किसी लड़की को भी देखा था। वो पीछे से कुछ कह रहा था जब वो गाड़ी में बैठ रही थी। रश की वजह से वो ज्यादा देर गाड़ी नहीं रोक सकता था, इसलिए वो उतरा नहीं था।